हाँ भाई, स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपना जो लास्ट लेक्चर चल रहा था सरल रेखा में गति 11th क्लास का सेकंड चैप्टर, उसका अपन लगभग आधा पोर्शन कवर कर चुके हैं, जिसमें अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था औसत, ये वेलोसिटी स्पीड क्या होती है, उनमें अंतर पड़ा, कितने टाइप्स के होते हैं, औसत वेग, औसत स्पीड, जो भी ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक स्पीड, जैसे चीजें पढ़ी थी। उसी के बाद अपन ने आगे की तरफ देखा था, आगे अपन ने बात की थी वहाँ कि इसके बाद त्वरण क्या होता है, त्वरण के बारे में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सोल्व की थी, उसके बेस से अपन ने समझने की कोशिश की थी सारी चीज़ों को। तो त्वरण की बातें कर ली थी, त्वरण के प्रकार कर लिए थे, त्वरण किस किस टाइप का होता है, धनात्मक है तो उसका मतलब क्या है, ऋणात्मक है तो क्या है, ठीक है, और जो भी है शून्य है तो उसका मतलब क्या है। आज अपन उसी में आगे बढ़ते हैं भाई, और अपना नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, तो हेडिंग लिखोगे भाई आप, हेडिंग लिखोगे आप, ठीक है। हेडिंग में क्या आ गई, एक समान त्वरित गति के समीकरण, एक समान त्वरित गति या एक समान त्वरण बोल सकते हो, त्वरित गति के समीकरण, एक समान त्वरित गति के समीकरण भाई, एक समान त्वरित गति के समीकरण की बात करेंगे अपन, ठीक है। अब पहली बात तो ये होना चाहिए कि एक समान त्वरित गति कहते किसको है, ठीक है, या फिर एक समान त्वरण के समीकरण, त्वरण की गति के समीकरण जिसको बोलते हो शुद्ध गति के समीकरण भी बोलते हो, और इसी को अपन न्यूटन की गति के समीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर भी, अगर थोड़ा बहुत पढ़ के आए तो तीन अपने न्यूटन की गति के समीकरण होते हैं। पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इक्वल यू प्लस 2as। ये तीन अपन समीकरण पढ़ के आए थे, तो थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे। बाकी मैं इनको अलग अलग तीन टाइप से ड्राइव कराऊंगा यहाँ पे, और कल मैंने तुमको समाकलन अवकलन के बारे में भी थोड़ा सा बताया था कि समाकलन क्या होता है, अवकलन क्या होता है, वो सब चीज़ें अपने, ठीक है, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखो भाई, सबसे पहली बात तो एक समान त्वरित का मतलब, एक समान त्वरण किसको बोलेंगे, मैंने बताया था त्वरण का जब प्रकार पढ़ाया था। समान त्वरण किसको बोलते हैं, त्वरण क्या होती है, सदिश राशि होती है। अब जो त्वरण सदिश है तो उसमें परिमाण भी होगा, दिशा भी होगा। अगर समान त्वरण होगा तो उसका मतलब क्या है कि उसके परिमाण तथा दिशा दोनों का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। अगर एक भी बदलता है तो त्वरण क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं, यदि किसी कण के लिए, यदि किसी कण की गति के लिए, ऐसे लिखता हूं, कण की गति के लिए, गति के लिए त्वरण का परिमाण तथा दिशा, त्वरण का, गति के लिए त्वरण का परिमाण तथा दिशा, परिमाण तथा दिशा दोनों का मान अपरिवर्तित हो, दोनों का मान अपरिवर्तित हो, दोनों का मान अपरिवर्तित हो, तो उसे एक समान त्वरित गति कहा जाता है। तो उसे एक समान, तो उसे एक समान त्वरित गति कहा जाता है, तो उसे एक समान त्वरित गति कहा जाता है। तो उसे अपन क्या बोलेंगे भाई, एक समान त्वरित गति, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, एक समान त्वरित गति बोलते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि उसको अपन क्या बोलेंगे, एक समान त्वरित गति क्या होना चाहिए, तो परिमाण भी और दिशा दोनों क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए, उनमें क्या मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई, दूसरी चीज अपन ने कल, मैंने तुमको बताया था कि अपन त्वरण को ऐसे पढ़ते हैं भाई, त्वरण स्मॉल ए, स्मॉल इक्वल टू पढ़ता था अपन dv अपॉन dt, और इसको लिखते थे वेग में परिवर्तन की दर। क्या लिखते थे अपन भाई, वेग में परिवर्तन की दर। अपन पहले पढ़ चुके हैं वेग में परिवर्तन की दर, और मैंने बताया था परिवर्तन की दर, कल मैंने स्लोप पढ़ाया था थोड़ा सा, स्लोप क्या होता है, जो डी अपॉन डी टी है, अपन बोलेंगे समय के सापेक्ष वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखना भाई, अगर मैं वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ बनाऊं, ये टाइम बोले तो समय, और इधर बोलूं मैं वेग, इधर क्या बोलूं, वेग वेलोसिटी, इधर वेग बोलूं, इधर वेलोसिटी,
ठीक है। अगर मैं इनके बीच ग्राफ बनाऊं और ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी और एक समान त्वरित गति की बात करूं, तो वेग समय के बीच जो ग्राफ होगा, वेग समय के बीच जो ग्राफ होगा, वो ग्राफ अपन को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ऐसा वेग समय के बीच क्या मिलेगा अपन को, जो ग्राफ मिलेगा वो कैसे मिलेगा, एक सीधी रेखा मिलेगा। ठीक है ना। कब, जब एक समान त्वरित गति होगी तो वेग समय के बीच ग्राफ क्या मिलेगा, एक सरल रेखा मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस लाइन को लिख दूं आपके लिए, एक समान त्वरित गति में, एक समान त्वरित गति में, त्वरित गति के लिए ऐसे लिख दूं, या एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है, एक सरल रेखा प्राप्त होता है। वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। वेग समय ग्राफ कैसा, एक सरल रेखा प्राप्त होता है। या बोलूं मैं कि वेग समय ग्राफ की ढाल, वेग समय ग्राफ की ढाल, अगर ये कितना एंगल हो यहाँ पे बताओ, थीटा, तो यहाँ से क्या मिलेगा अपन को, अगर मैं टेन थीटा निकालूं तो ये कोई वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी और ये कोई टाइम मिलेगा। टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी वी अपॉन कितना, डी टी। या फिर मैं बोलूँ इसका क्या, ढाल, कि वेग समय ग्राफ का ढाल क्या कहलाएगा, अपना त्वरण कहलाएगा, जो एक समान त्वरित गति के लिए। ठीक है, दोनों चीजें हैं। या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि क्या वेग समय ग्राफ का ढाल, वेग समय ग्राफ का ढाल, ग्राफ का ढाल त्वरण कहलाता है, त्वरण कहलाता है। वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण कहलाता है। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। ये चीजें, अगर मान लो ये ग्राफ किस किस के बीच होता, भाई ऐसा कुछ हो, क्योंकि अपन ने एक मामला ऐसा पढ़ा था, अगर v इक्वल टू कितना, डी एक्स अपॉन डी टी, विस्थापन में परिवर्तन की दर, अगर वेक्टर बोलूँ तो ये क्या है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। ठीक है भाई, विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या बोला अपन ने, वेग बोला था भाई। ठीक है, अब देखो अगर अपन को यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो मैं लिखूंगा dx वेक्टर इक्वल टू कितना, v वेक्टर और ये dt दोनों और समाकलन से। यहां मैंने की दोनों और समाकलन से, दोनों और समाकलन से भाई, दोनों और मैंने समाकलन किया तो इधर भी मैंने क्या कर दिया, dx इंटीग्रेशन कर दिया, इधर कितना बन गया, p dt बन गया। और ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट x वेक्टर, ये कितना हो जाएगा v वेक्टर और ये कितना dt, और इसी को क्या बोलता हूं मैं, vt, एरिया अंडर द कर्व, कि vt ग्राफ का क्या है, ये क्षेत्रफल है। ठीक है, इसी को बोलता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा, ग्राफ के द्वारा ढका गया क्षेत्रफल, ढका गया क्षेत्रफल। ठीक है भाई, इन चीजों को ध्यान रखना, इन्हीं से अपन आगे इक्वेशन से निकालेंगे। ठीक है, या तो बोलूं स्लोप, ठीक है, तो क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी एक समान त्वरित गति के लिए, तो जो ढाल होगा वो क्या होगा, इसका स्लोप होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। या फिर अपन क्या बोलेंगे, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, समाकलन क्या दिखाता है, एरिया को दिखाता है, एरिया अंडर द कर्व, तो इसके द्वारा जितना एरिया बनाया जाएगा वो क्या आएगा, इसका विस्थापन आएगा। वो क्या आएगा भाई, इसका विस्थापन आएगा। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है तो अपन आगे चलते हैं, अगर किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है। ठीक है ना भाई, तो अपन ने क्या बोला, अगर एक समान त्वरित गति है तो त्वरण का मान क्या होना चाहिए, समान। तो त्वरण कब समान हो सकता है, कि जब उसका परिमाण भी समान हो और उसकी क्या हो, दिशा भी समान होनी चाहिए। परिमाण भी समान होना चाहिए और दिशा भी क्या होनी चाहिए, समान। तो त्वरण क्या कहलाएगा, एक समान त्वरण, और जो गति होगी वो एक समान त्वरित गति कहलाती है। ठीक है, एक समान त्वरित गति में अपने त्वरण को इक्वल टू डी अपॉन डी टी, वेग में परिवर्तन की दर। अगर मैं वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ बनाऊं तो एक समान त्वरित गति के लिए ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर ये थीटा है तो जो टेन थीटा की वैल्यू होगी, जो स्लोप होगा वही क्या हो जाएगा, त्वरण का मान हो जाएगा। तो एक समान त्वरित गति के लिए जो वेग समय ग्राफ का ढाल क्या आएगी, सरल रेखा आएगी। या फिर आप बोल सकते हो वेग समय ग्राफ का ढाल ही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। अगर मैं लिखना चाहूँ v वेक्टर इक्वल टू विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन यहां से निकालू तो विस्थापन दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूंगा
इंटीग्रेशन कर मैंने पढ़ा है तो थोड़ा सा उतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा अपना काम करना ही है ना, थोड़ा थोड़ा बहुत हो जाएगा। अगर ये विस्थापन निकालो तो वी डी टी, इसका मतलब क्या है, एरिया अंडर द कर्व किसका, वी टी ग्राफ का। वी टी ग्राफ का जो एरिया आएगा, वी टी ग्राफ का जो एरिया वो क्या कहलाएगा अपना, विस्थापन कहलाता है। वो क्या कहलाएगा अपना, ये विस्थापन आता है भाई, इस चीज का ध्यान रखना। ये क्या आएगा यहाँ पे अपना, विस्थापन आएगा। ये क्या आएगा अपना, विस्थापन आता है, इस चीज का ध्यान रखना। क्या आएगी भाई, विस्थापन की वैल्यू आएगी यहाँ पे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन चलते हैं गति के समीकरणों के बारे में। ठीक है, तो अपन चलते हैं एक समान त्वरित गति के समीकरण भाई। अपन यहां चलते हैं भाई एक समान त्वरित गति के समीकरण। एक समान, अपन ने जान लिया भाई एक समान त्वरित गति क्या होती है। अब एक समान त्वरित गति के समीकरण, एक समान त्वरित गति के समीकरण भाई, एक समान त्वरित गति के समीकरण की अपन बात कर लेते हैं। अपन को यहाँ 3 समीकरण पढ़ने हैं और तीनों को 3-3 मेथड से पढ़ने हैं भाई, इस चीज का ध्यान रखना। एक समीकरण 3 टाइप से पढ़ना है। तो मैं फर्स्ट समीकरण की बात करता हूँ, पहला समीकरण भाई आपका, और पहला समीकरण मैं लिखता हूँ, पहला जो मेथड अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन किसके, ग्राफीय विधि द्वारा। पहला जो मेथड पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे ग्राफीय विधि द्वारा। ग्राफीय विधि द्वारा, ग्राफिकल मेथड से पढ़ेंगे, ठीक है ना, ग्राफ के द्वारा पढ़ेंगे पहला। ठीक है, ग्राफीय विधि के द्वारा पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड के द्वारा पढ़ेंगे, मतलब अपन उसका कोई ग्राफ लेके चलेंगे तब जाके अपन को उसकी इक्वेशन से निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें भी अपना जो पहला समीकरण में बात कर लूँ, न्यूटन की गति का फर्स्ट समीकरण बोलते हैं उसको भाई, उसकी भी बात करूं मैं, ये फर्स्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण। न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण भाई, न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण, फर्स्ट समीकरण की बात कर लेते हैं अपन। देखो ग्राफीय मेथड की बात कर रहा हूं, तो ये मैं मान लेता हूं, माना किसी समय t = 0 पर, माना किसी समय t = 0 पर, t = 0 पर कण का प्रारंभिक वेग, पर कण का प्रारंभिक वेग, और कण का जो प्रारंभिक वेग माना अपन ने, प्रारंभिक वेग कितना है, u मीटर पर सेकंड मान सकते हो, तथा किसी समय स्मॉल t पर, तथा किसी समय स्मॉल t पर, किसी समय स्मॉल t पर कण का वेग, कण का वेग स्मॉल v हो जाता है भाई, स्मॉल v हो जाता है। कितना हो जाता है भाई, स्मॉल v हो जाता है, उसका वेग कितना हो जाता है, स्मॉल v हो जाता है। तो देखो अपन ग्राफ की सहायता से अपन देखना चाहते हैं, तो ग्राफ अपना कुछ इस टाइप से बना हुआ मान ले लूँ, ये अपना कोई ग्राफ है, इसके बीच है वेलोसिटी टाइम के बीच ग्राफ। अभी मैंने पढ़ाया था कि ये क्या है, अपना वेग है, और इधर क्या है, अपना समय है। और अभी मैंने बताया था कि एक समान त्वरित गति के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है भाई, उसी की बात कर लेता हूं मैं। यहाँ t = कितना है बताओ, 0। t = 0 पर उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, उसका कोई इनिशियल वेग है u, तो वेग की वैल्यू कहीं यहाँ मान लेता हूं मैं, उसकी वेलोसिटी कितनी है, स्मॉल u है। ठीक है, किसी टाइम t पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, स्मॉल u है। ठीक है, ये वेलोसिटी थी उसकी कोई, ठीक है, स्मॉल u वेलोसिटी है उसकी, स्मॉल u वेलोसिटी। ठीक है भाई, अगर स्मॉल u वेलोसिटी है तो किसी टाइम t पे, मान लो ये कोई टाइम t है, यहां तक फिक्स थी इसकी वैल्यू इनिशियल, तो किसी टाइम t की बात करूं तो ये जो वेलोसिटी है, जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो ये वेलोसिटी कंटिन्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा किसी टाइम t के लिए। किसी टाइम t के लिए मान लो ये वेलोसिटी कहीं यहाँ पे, और ये वेलोसिटी अंतिम वेलोसिटी v बन गई, ये कोई टाइम की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई, कोई टाइम की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ देखना चाहे तो इसका वेग कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, इसका वेग हो जाएगा v। ठीक है, अगर यहाँ देखना चाहूँ मैं तो ये u रहेगा, यहाँ भी u रहेगा। ठीक है, और यहाँ कितना बन जाएगा v, तो ये वेग में परिवर्तन निकालूं मैं तो अंतिम माइनस कितना हो जाएगा भाई, प्रारंभिक हो जाएगा, अंतिम माइनस कितना हो जाएगा, प्रारंभिक, और ये रहेगा इतना। ठीक है, मतलब अपन को एक तो ये त्रिभुज मिल रहा है, और एक ये अपन को आयत टाइप का बनता हुआ दिख रहा है। इसको कोई नाम दे दूं मैं, O,
इसको कोई नाम दे दूँ ए, इसको नाम दे दूँ बी, इसको नाम दे दिया मैंने सी, और इसको नाम दे दिया कोई डी नाम दे दिया। ठीक है, ये बना। अगर अपन फर्स्ट समीकरण की बात करता हूं तो प्रथम समीकरण के लिए देखो अपन सबसे पहले क्या बात करते हैं, फर्स्ट समीकरण अपन को निकालना है यहां से। तो फर्स्ट समीकरण के लिए मैं क्या बात करता हूं कि मान लो t बराबर 0 पर ये वेलोसिटी थी, तो अगर ये एंगल में कोई थीटा मानूं, यहां से ये एंगल में कोई थीटा मानूं, तो यहां से टेन थीटा क्या आ जाएगा, इसका स्लोप आएगा। टेन थीटा क्या होता था, y अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट आता था। ठीक है, तो ग्राफ की ढाल, ग्राफ की ढाल, या फिर ऐसे लिखूं वेग समय ग्राफ की ढाल से। ठीक है भाई, अपने पास क्या है, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ की ढाल से, ग्राफ की ढाल से, वेग समय ग्राफ की ढाल से, ये लिखूं मैं कितना, टेन थीटा, और टेन थीटा कितना हो जाएगा v माइनस यू अपॉन कितना t माइनस 0। और जो वेग समय ग्राफ की जो ढाल होती थी वही क्या होता था, त्वरण होता था। वही क्या आएगा बताओ, त्वरण निकल के आया a। ठीक है भाई, ये a त्वरण आया, इधर कितना हो गया v माइनस यू अपॉन कितना t, इधर लिख दिया मैंने at, इधर बन गया v माइनस यू। अगर v लिखना चाहूं तो मैं लिख दूंगा u प्लस कितना at। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं मैं सदिश रूप में भाई, ठीक है, सदिश रूप में अगर इसको मैं लिखना चाहूं सदिश रूप में, सदिश रूप में बन जाएगा ये v वेक्टर इक्वल टू कितना u वेक्टर प्लस कितना a वेक्टर t। ये कोई नंबर कितना बना, एक। इसको बोलते हैं अपन न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण है भाई। इस ग्राफ से निकाला मैंने, क्यों, मैंने इसकी स्लोप निकाली, और जो स्लोप होती थी वही अपन पढ़ के आए कि वेलोसिटी जो टाइम का जो स्लोप होता है वो क्या होता है भाई, त्वरण होता है। वो क्या होता है, त्वरण होता है। तो मैंने जो स्लोप निकाला उसको त्वरण के बराबर रख दिया। यहाँ t माइनस 0 0 का कोई वो दिक्कत नहीं है, t की जगह t माइनस 0 को t लिखो, एक ही बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर बन गया at, इधर v माइनस यू, इसका पक्षांतरण किया तो u किसका हो जाएगा, प्लस का। तो v इक्वल टू यू प्लस at, वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दूंगा। ये क्या कहलाता है, न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण कहलाता है, न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण भाई। ठीक है, एक समान त्वरण के लिए है और एक समान त्वरण के लिए वैलिड होते हैं प्रथम समीकरणार्थ। न्यूटन की गति का क्या कहलाएगा भाई, प्रथम समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब अगर मैं सेकंड समीकरण की बात करूंगा तो सेकंड समीकरण में अपन को विस्थापन चाहिए, और विस्थापन अपन कैसे निकालते थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व, किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या कहलाता था, विस्थापन कहलाता था भाई। ठीक है, तो अगर मैं सेकंड समीकरण की बात करता हूं, सेकंड समीकरण, द्वितीय समीकरण देखना भाई, न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण, न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण, न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण भाई। यहां से अगर मैं सेकंड समीकरण की बात करूं, न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण, और द्वितीय समीकरण कैसे, अपन को चाहिए विस्थापन। ठीक है, अपन को क्या चाहिए भाई, विस्थापन चाहिए। तो विस्थापन अपन कैसे लिखते थे, विस्थापन अपन लिखेंगे यहाँ एरिया अंडर द कर्व किसका, v dt ग्राफ का, मतलब vt ग्राफ का क्या आएगा, एरिया आएगा। अब vt ग्राफ का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया किसका, एक तो इस आयत का और एक एरिया किसका, इस त्रिभुज का। ठीक है, तो विस्थापन यहां से लिखना चाहूं मैं तो यहां लिखूंगा विस्थापन इक्वल टू, विस्थापन ही आता है भैया, विस्थापन, और अगर सरल रेखा में चलेगी तो दूरी बराबर विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन लिखूंगा तो कितना, मैं लिखता हूं vt, ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्षेत्रफल, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्षेत्रफल भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या आएगा, क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल में दो, एक तो कितना आयत, आयत कौन सा बताओ, ओ ए बी सी, यही है ना भाई, ओ ए बी सी। एक तो आयत कितना, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, एक तो ओ ए बी सी का क्षेत्रफल आयत, एक तो मैंने क्या लिखा, आयत ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, प्लस एक लिखा त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, एक लिखा मैंने त्रिभुज, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल भाई, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, यहां तक। तो इधर लिखा मैंने विस्थापन
यहाँ बन गया कितना भाई विस्थापन, और विस्थापन कितना बन जाएगा, आयत कितना, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। आयत का क्षेत्रफल कितना, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो देखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई क्या बनेगा। इसकी लंबाई लेंथ कितनी है, टाइम टी माइनस जीरो टाइम है, और चौड़ाई कितनी है, यू माइनस कितना जीरो है, मतलब यू टी हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल लिखूंगा त्रिभुज का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना आ जाएगा, जीरो माइनस टी, और ऊंचाई कितनी आ जाएगी, v माइनस यू आ जाएगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है नहीं है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई लिखी मैंने t माइनस जीरो, और चौड़ाई कितनी लिखी, u माइनस जीरो, प्लस 1/2 आधार। आधार कितना भाई, आधार आ जाएगा वही t माइनस जीरो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई आ जाएगा कितना, v माइनस यू आ जाएगा। ठीक है, ये विस्थापन है, तो ये बना कितना, ut। ये विस्थापन है तो ये बना अपना कितना, ut बना। ये अपना कितना बना भाई, यहाँ बना कितना ut प्लस कितना बनेगा, हाफ, और v माइनस यू इंटू कितना बन जाएगा t, और ये वैल्यू किसकी आई, विस्थापन की आई। ये वैल्यू किसकी आ रही है अपने पास, विस्थापन की आ रही है। ठीक है, अगर आगे चलूं मैं यहीं से, तो देखो चूंकि अभी अपन ने पढ़ा था a इक्वल टू कितना होता था, v माइनस यू अपॉन कितना t, v माइनस यू अपॉन टी। यहां से मैं v माइनस यू निकालूं, ये रख दिया v माइनस यू इक्वल टू कितना, ए टी। ये नंबर कोई 2 लिखूं, और ये नंबर कोई कितना, 3 लिख दिया। समीकरण 2 तथा 3 से भाई, समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से मैंने इसका मान रख दिया। तो ये विस्थापन, विस्थापन को मैं एस से लिख देता हूं कोई, और ये बनेगा कितना, यू टी प्लस कितना हाफ, और v माइनस यू का मान कितना, ए टी, और इधर कितना t। तो विस्थापन s इक्वल टू कितना बन गया, यू टी प्लस कितना हाफ ए टी स्क्वायर। ये विस्थापन नंबर कितना भाई, 4 नंबर कितना बन गया अपने पास, 4 नंबर बन गया। ठीक है ना, विस्थापन का मान। ये विस्थापन कब है, ये विस्थापन की वैल्यू क्या है, वो भी मैं तुमको बताना चाहूंगा। अगर पार्टिकल t इक्वल टू जीरो पर, कहाँ पे हो, जीरो पे, ठीक है, और t इक्वल टू किसी टाइम t की बात करें तो कहाँ पे हो, x पे, तो ये विस्थापन होता है फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंटिंग। ठीक है, x माइनस एक्स नॉट होता है। लेकिन अपन ये मान के चलते हैं कि पार्टिकल प्रारंभ में t बराबर जीरो पर उसका पोजीशन क्या होता है, जीरो ही होता है, तो अपन इसको विस्थापन बोल देते हैं। मैं लिखता हूं, यदि ऐसे भी देखेंगे अपन, आगे भी प्रूव करेंगे, यदि t बराबर जीरो पर कण की स्थिति, कण की स्थिति एक्स नॉट तथा किसी टाइम t पर, तथा किसी समय स्मॉल t पर कण की स्थिति, कण की स्थिति x है, तो ये जो विस्थापन बनेगा s, ये बनता है x माइनस कितना, एक्स नॉट भाई। अपन मान के चलते हैं कि t बराबर कहाँ पे है, वो जीरो से स्टार्ट करता है, मूल बिंदु से स्टार्ट करता है, तो ये कितना x जो दूरी होती है वही अपना क्या होता है, विस्थापन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा कहीं कहीं, x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू एस, और ये मिल जाएगा कितना, यू टी प्लस कितना हाफ ए टी स्क्वायर। ये है अपना द्वितीय समीकरण भाई, ये अपना क्या है, द्वितीय समीकरण है भाई। ये अपना क्या है, द्वितीय समीकरण है, न्यूटन्स की गति का सेकंड समीकरण है अपना। ठीक है, कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बोलो, नहीं तो अपन आगे चलते हैं फिर से भाई। ठीक है, थर्ड समीकरण की बात करेंगे, तीसरे समीकरण की बात करेंगे अपन यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगर अपन नेक्स्ट चलते हैं आगे, तीसरे समीकरण की बात करते हैं अपन। तीसरे समीकरण की बात करने के लिए अपन देखो, एक छोटा सा चीज है आपके लिए, वो मैं बता देता हूं। तीसरे समीकरण की जब अपन बात करेंगे, इसमें हाँ, तीसरे समीकरण की बात करते हैं, तो उस वाली कंडीशन में अपन क्या करते हैं, वो ज़्यादा कुछ ग्राफिकल नहीं है जो मैथमेटिकली है, लेकिन फिर भी अपन बात कर लेते हैं। तीसरा समीकरण, ठीक है, न्यूटन की गति का, न्यूटन की गति का, न्यूटन की गति का तृतीय समीकरण भाई, न्यूटन की गति का तृतीय समीकरण।
और तृतीय समीकरण की जब मैं बात करूंगा तो पहले अपन ने पहले वाला दूसरे समीकरण से, क्योंकि दूसरे समीकरण से यहाँ मैं लिखता हूँ दूसरे समीकरण से, और दूसरे समीकरण से s इक्वल टू कितना लिखता हूँ ut प्लस कितना हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और चूंकि अपन ने a इक्वल टू पढ़ा था अभी, चूंकि a इक्वल टू कितना v माइनस यू अपॉन कितना t, तो यहाँ रखूंगा s इक्वल टू कितना ut प्लस कितना हाफ a की जगह कितना v माइनस यू अपॉन टी इंटू टी स्क्वायर। तो s इक्वल टू कितना बन जाएगा ut प्लस कितना हाफ और v माइनस यू टी बन जाएगा। ठीक है भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, s इक्वल टू कितना बन जाएगा ut प्लस कितना हाफ और ये बनेगा कितना vt माइनस कितना ut। ये माइनस का हाफ ut, ये 1 तो प्लस का हाफ बन जाएगा। तो s इक्वल टू कितना बनेगा v प्लस यू इंटू टी अपॉन कितना 2 बनेगा। ठीक है भाई, ये ऐसी इक्वेशन बनेगी अपने पास यहाँ से। अगर अब मैं यहाँ से t की वैल्यू निकाल के रखना चाहूँ, देखो t की वैल्यू कैसे, क्योंकि a इक्वल टू कितना था v माइनस यू अपॉन टी, और यहाँ से अगर t निकालूँ तो v माइनस यू अपॉन कितना बन जाएगा a बन जाएगा। इस वाले में रखता हूँ तो यहाँ से s इक्वल टू कितना बनेगा, s इक्वल टू बनेगा v प्लस यू अपॉन 2, और ये बन जाएगा v माइनस यू अपॉन कितना a। 2a और s कितना हो जाएगा भाई 2as हो जाएगा, और ये बनेगा v प्लस यू और इंटू में कितना v माइनस यू, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बना कितना 2as और ये बना v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो इधर बनेगा कितना v स्क्वायर इक्वल टू कितना यू स्क्वायर प्लस कितना 2as। ये अपना तीसरा समीकरण आता है। न्यूटन की गति का कौन सा समीकरण है, तृतीय समीकरण आता है। ये आ जाएगा न्यूटन की गति का तृतीय समीकरण आ जाएगा, तीसरा समीकरण आ जाएगा अपना। ठीक है, तो इस टाइप से इक्वेशंस तो यही होती हैं अपनी, है ना। अपना मेथड अलग अलग हो सकता है कहीं भी। v इक्वल टू अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा u वेक्टर प्लस कितना a वेक्टर इंटू टी, और नंबर बनेगा ये s वेक्टर इक्वल टू कितना u वेक्टर t प्लस कितना हाफ a वेक्टर टी स्क्वायर, और नंबर 3 बनेगा अपने पास v स्क्वायर इक्वल टू कितना u स्क्वायर प्लस कितना 2 a वेक्टर s वेक्टर। इस टाइप से अपनी तीनों इक्वेशंस बनती हैं, और ये ही 3 इक्वेशंस होती हैं। इनको ड्राइव करने के मेथड क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं आपके। ठीक है भाई, यहाँ तक पहला था, ये किसका था, ग्राफीय मेथड था। पहला कौन सा मेथड था अपना, ग्राफीय मेथड था। अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूँ जिसको कलन विधि बोलते हैं या समाकलन विधि बोलते हैं, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, है ना। बाकी एक रहेगा जिसको कल कर लेंगे अपन। ठीक है, तो सेकंड इसमें मेथड में मैं चलूँ, और सेकंड मेथड कौन सा है अपना, कलन विधि या समाकलन विधि। ठीक है भाई, जिसको कलन या बोल सकते हैं समाकलन विधि। ठीक है भाई, कलन बोलते हैं या समाकलन, कलन विधि बोलते हैं, कलन विधि। और कलन विधि से अगर अपन न्यूटन्स की गति के इक्वेशंस निकालें तो अपन फर्स्ट इक्वेशंस की बात करते हैं, और इसमें लिखते हैं न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण। न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण, न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण। भाई न्यूटन की गति का अगर फर्स्ट समीकरण की मैं बात करता हूं तो यहाँ कैसे निकालेंगे, देखो प्रथम समीकरण अपने पास, अपन ये तो पता है प्रथम समीकरण होता क्या है। तो चूंकि अपन लिखता हूं मैं a इक्वल टू यहाँ होता है dv अपॉन कितना dt होता है, dv अपॉन कितना होता है भाई dt होता है। अगर मैं यहाँ से dv निकालना चाहूँ तो ये कितना बन जाएगा a dt, दोनों ओर समाकलन से, दोनों ओर समाकलन से। भाई दोनों ओर मैंने क्या किया, समाकलन किया, दोनों ओर समाकलन से। तो इधर समाकलन कर दिया मैंने dv और इधर समाकलन कर दिया कितना a dt। मैंने मान लिया कि t बराबर 0 पर उसका वेग कितना है u, और किसी टाइम t पर उसका वेग हो गया v। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ v करके आया तो ये कितना हो जाएगा uv, और यहाँ कितना आया at, और ये हो जाएगा 0t। मैंने बोला t बराबर 0, जैसे हमारा t बराबर 0 पे वेग u, इसी टाइम t पे कितना हो जाएगा v हो जाएगा। तो यहाँ कितना बनेगा, अपर लिमिट, जब भी लिमिट रखते हैं तो ऐसे रखेंगे भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस चीज का ध्यान रखना समाकलन में। अगर लिमिट रखते हैं तो अपन कैसे रखेंगे, अपर लिमिट ऊपर की वैल्यू माइनस करके नीचे की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ रखूंगा मैं
v माइनस कितना u और ये बन जाएगा कितना 80, u को इधर भेज दूंगा तो v इक्वल टू कितना बन जाएगा u प्लस 80, और अपन ने भी ऐसे ही पढ़ा था पहला वाला। तो ये फिर से कलन विधि का उपयोग करके ये चीजें आ गई अपने पास। किसकी बात? कलन विधि, मतलब अपन ने समाकलन का यूज किया, इसलिए कलन भी बोलते हैं या समाकलन मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करूं मैं इसके लिए, नेक्स्ट बात करता हूं सेकंड समीकरण की। ठीक है भाई, न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण, न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण भाई, न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण। न्यूटन की गति का अगर द्वितीय समीकरण की मैं बात करूं तो अगर अपन को सेकंड इक्वेशन चाहिए भाई यहां से, तो अपन क्या लेके चलते हैं? विस्थापन। तो अपन वेलोसिटी लेके चलते हैं कि v इक्वल टू कितना होता है dx अपॉन कितना dt। अपन को क्या चाहिए यहाँ से? dx वेक्टर चाहिए, तो dx वेक्टर हो जाएगा यहाँ से v वेक्टर dt। दोनों ओर समाकलन से मैंने क्या किया भाई? दोनों ओर समाकलन से, यहाँ मैंने दोनों ओर समाकलन से, दोनों ओर क्या किया? समाकलन किया, तो इधर बन गया कितना dx वेक्टर इक्वल टू कितना v वेक्टर, और ये बन गया dt, और ये कितना टाइम t इक्वल टू 0 से t टाइम की बात करूं, और यहाँ विस्थापन x0 से ये विस्थापन कितना बन गया? x बन गया भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपन को। ठीक है, अब चूंकि अपन ने v पढ़ा था कितना भाई? v कितना पढ़ा था बताओ? यहाँ से फर्स्ट समीकरण से v इक्वल टू u प्लस 80 रख सकता हूँ, क्योंकि इस वाले समीकरण में p वेक्टर इक्वल टू कितना रख सकता हूँ? u वेक्टर प्लस कितना a वेक्टर t, ये वाली वैल्यू यहाँ रखूँ तो ये बन गया कितना dx वेक्टर, और ये कितना x0 से x, और ये बन गया इंटीग्रेशन 0 से कितना t, और इसकी जगह कितना u वेक्टर प्लस कितना a वेक्टर t, और ये बन गया dt। इसका मैं समाकलन करूंगा तो मैंने बोला था अगर t के सापेक्ष करना हो तो u तो कोई है नहीं, तो t की वैल्यू 0, 0 में 1 जोड़ दूंगा, उसी का भाग लगा दूंगा, 0 प्लस 1 t की पावर 1 अपॉन 1। ठीक है, कल बताया था मैंने। इसका कितना हो जाएगा? x वेक्टर, और ये बन जाएगा कितना अपर लिमिट, और ये लोअर लिमिट। यहाँ बन जाएगा कितना u वेक्टर t प्लस कितना हाफ a वेक्टर, और ये बन जाएगा t स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है भाई। t का कितना हो जाएगा? t की पावर 2/2, तो t की पावर 2/2 कर दिया, और लिमिट कितनी 0 से t। अपर लिमिट रखूंगा तो यहाँ मिलेगा x माइनस कितना x0, और यहाँ बन जाएगा t रखूंगा तो t, और 0 रखूंगा तो 0, प्लस कितना बनेगा हाफ a वेक्टर कितना t स्क्वायर। ये अपनी निकल के आया, जिसको अपन विस्थापन बोलते हैं। अगर उसकी फाइनल पोजीशन चाहिए तो ये हो जाएगा x0 प्लस कितना ut, और प्लस कितना हाफ a वेक्टर कितना t स्क्वायर, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा s ut प्लस कितना हाफ a t स्क्वायर। ये अपना क्या आ गया? द्वितीय समीकरण आ गया भाई। ये अपना क्या आ गया? द्वितीय समीकरण आ गया। ये अपना क्या निकल के आया? यहाँ से द्वितीय समीकरण निकल के आया, न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण निकल के आया यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सब ठीक हो। ठीक है, 2 समीकरण निकाल दिए। अब अगर अपन तीसरे समीकरण पे चले वहीं, तो तीसरे समीकरण को देखते हैं अपन। तीसरा समीकरण ये भी जनरल है, इसमें कोई कलन का यूज नहीं होगा। इन दोनों में तो कलन का यूज हुआ है। न्यूटन की गति का तृतीय समीकरण, न्यूटन की गति का तृतीय समीकरण भाई, न्यूटन की गति का तृतीय समीकरण। और तृतीय समीकरण के लिए अपन पहले प्रथम समीकरण की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रथम समीकरण से अपन ने पढ़ा था v वेक्टर इक्वल टू कितना u वेक्टर प्लस कितना a वेक्टर t। ठीक है भाई, अगर मैं इसका क्या करूं? दोनों ओर स्क्वायर कर देता हूं। क्या करूं भाई? दोनों ओर वर्ग करने पर, देखना भाई, दोनों ओर वर्ग करने पर भाई, दोनों ओर वर्ग करने पर मैंने दोनों ओर वर्ग किया, इधर बन गया u स्क्वायर, इधर कितना u प्लस at, इसका कितना बन गया होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना 2ab, बोले तो u स्क्वायर प्लस कितना a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस कितना 2at। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। वेरी गुड। अपन ने यहाँ से लिखा इसको v स्क्वायर, इधर लिखा u स्क्वायर प्लस
यहाँ से मैंने क्या किया 2a कॉमन निकाला तो इधर बन गया ut, इधर तो ut और इधर 2a, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा हाफ a t स्क्वायर और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी s, कहाँ से सेकंड से, ये बन जाएगा कितना ut प्लस कितना हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ बनेगा कितना, ये बनेगा कितना v स्क्वायर इक्वल टू कितना u स्क्वायर प्लस कितना 2as, ये बनेगा अपना न्यूटन की गति का तीसरा समीकरण और ये बनेगा अपना कितना तीसरा समीकरण भाई, तीसरा समीकरण अपना तीसरा समीकरण। तो इस टाइप से अपन दो मेथड से अपन पढ़ चुके हैं, एक समान त्वरित गति या शुद्ध गतिकी के समीकरण या न्यूटन की गति के समीकरण। ठीक है, पहला कौन सा ग्राफीय मेथड, ग्राफीय मेथड से अपन ने तीनों चीजें देखी भाई यहाँ पे। ठीक है, ग्राफीय मेथड से अपन ने तीनों चीजें देखी थी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और ग्राफीय मेथड के बाद अपन ने फिर कलन विधि यूज की, मतलब समाकलन मेथड यूज किया। तो उस टाइप से अपन ने सारी चीजें अच्छी डिटेल से पढ़ी, ये अपने काम आएंगे क्वेश्चंस और पूछ सकते हैं एग्जाम में भी कि भाई न्यूटन की गति के समीकरण कलन विधि से, ग्राफीय विधि से, और एक मेथड और है गणितीय रूप, वो वाला अपन कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। बाकी मैं ये कहूँगा कि अगर हमारे चैनल पे तुम नए हो और आपको कमेंट अपना कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपनी रेगुलर क्लासेज चल रही हैं। ठीक है, कुछ ही दिनों में अपन थर्ड चैप्टर की ओर प्रस्थान करेंगे 2D वाला, जहां अपन वेक्टर के बारे में बहुत अच्छी डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कर मिलते हैं। ठीक है, यही बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।